हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कविता, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप परिहार, जिन्होंने गेट 2025 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तो पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस दिलीप आपको, थैंक यू मैम। एंड वेलकम टू IFAS। तो हम शुरुआत करें उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को यहाँ पे, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन के बारे में बता दीजिए, आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, ये डिटेल्स थोड़ा आप जी हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को दे दीजिए। मैम, मेरा नाम दिलीप कुमार परियार है। मैं यहाँ पाली जिले के सिवास गांव का रहने वाला हूँ। मैंने ये 2025 का गेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। ऐसे मैंने 2021 में मैंने IIT जैम एग्ज़ाम क्लियर किया था, ऑल इंडिया रैंक 4761। उसके बाद मैंने CUET एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद मैंने BHU एग्ज़ाम क्लियर किया। फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से मैंने अपनी MSc कंप्लीट की। और अभी मैं यहाँ जैन तेरापंथ कॉलेज राणावास में लेक्चरर के पोस्ट पर पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आपने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं, तो कैसा लगता है आपको? आप ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स आप क्लियर करते गए हैं, अभी आपका गेट भी क्लियर हो गया है। तो जी कैसा जी है मैम। आपका, कि ऑलमोस्ट खुशी का माहौल होगा हर जगह, सब लोग बहुत खुश हो गए आपके चाहने वाले। जी जी मैम। बहुत आप सारी जैसे बताया जगह आपने, आप प्रोफेसर हैं वहाँ पढ़ाते हैं, तो आपके स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है? ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, ऐसे बहुत खुश थे बच्चे वगैरह सभी। कि बढ़िया जी बढ़िया। और आपने अभी गेट के साथ क्या नेट का एग्ज़ाम भी दिया था? जी मैम, नेट का एग्ज़ाम भी दिया था मैंने। ओके ओके, तो आप थोड़ा बताइए कि आप पढ़ाई कैसे की, मतलब आपने तैयारी कैसे की गेट के लिए? थोड़ा जो एस्पिरेंट्स है जो अगले साल 2026 में गेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, थोड़ा उनके लिए जी आप मैम। बता दीजिए कि किस तरीके से, अगर कोई बच्चा गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उससे किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या बातें हैं जिन पे उन्हें फोकस करना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, गलतियाँ क्या है जो नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं, अपने खुद का एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जी मैम। ऐसे प्रिपरेशन को कंटिन्यू ऐसे कर रखना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट है वो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, बीच में छोड़ देता है, फिर वापस से स्टार्ट करता है, इसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। फिर हम्म। कॉन्सेप्ट में ऐसे क्लियर नहीं होते हैं, तो फिर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। उसके कारण वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हैं तो फिर ऐसे क्वेश्चन करने में भी मजा आता है, और क्वेश्चन भी होते जाते हैं। फिर ऐसे एग्जाम वगैरह निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप तो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में, और उसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हो, तो कैसे मैनेज करते थे आप ये दोनों दोनों चीज़ों को? मतलब एक तरफ आपको बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, और साथ ही साथ आपको अपनी भी पढ़ाई करनी है। कैसे मैनेज कर पाते थे आप ये सब? मैम, यहाँ पर मेरा टाइमिंग है 9:30 से 3:30 बजे तक यहाँ टीचिंग कराता हूँ। हम्म। उसके बाद मैं रूम पर आता हूँ, घंटे भर सोता हूँ, उसके बाद लाइब्रेरी चला जाता हूँ। तो नाइट में फिर लेट नाइट आता हूँ। तो ऐसे फिर प्रिपरेशन हो जाती है, और लेट नाइट तक मैं पढ़ता हूँ, तो सो ऐसे हो बहुत जाती हार्ड है। वर्क और डेडिकेशन चाहिए इस तरीके से, कि आप खुद भी काम करते करते पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए बहुत हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, जैसे कि आपने कहा था खुद ही कि कंसिस्टेंट रहना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम ईजी नहीं है। पहले तो काफ़ी बच्चे जी हर मैम। साल अपीयर होते हैं, बट क्लियर कुछ जी मैम। परसेंटेज ही हो पाते हैं, तो गेट का एग्ज़ाम काफ़ी टफ है। और आपने जी CSR नेट का भी दिया है, तो क्या कंपैरिजन है दोनों एग्ज़ाम्स का? कैसा इनका सिलेबस कैसा है? आपके मास्टर्स के कंपैरिजन में सिलेबस कैसा है? मैम, ऐसे मास्टर्स में तो ऐसे बड़ी-बड़ी थ्योरम्स वगैरह आती है, और इसमें जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होता है लॉन्ग मेथड से होता है, लेकिन गेट या फिर CSIR की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ऐसे कम टाइम में कोई भी क्वेश्चन करना होता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह उनका यूज़ करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम अटेंड कर पाते हैं, यानी कम टाइम में हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। और ऐसे नेट और गेट का सिलेबस सेम ही है, सिमिलरली है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो उसमें 1-2 गेट में 1-2 टॉपिक्स ऐसे जोड़े गए हैं एक्स्ट्रा, बाकी तो ऐसे सेम है। तो अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहे नेट और गेट को साथ में देकर करेंगे तो आसानी से सफलता मिल सकती है दोनों। और डिफ़िकल्टी क्या, डिफ़िकल्टी लेवल क्या महसूस किया आपने इन दोनों एग्ज़ाम्स का, कि आपने दोनों एग्ज़ाम्स दिए, तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? और किन क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब
क्या गेट ज़्यादा कंसेप्चुअल है या ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या किस तरीके के क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस दिखता है, कहाँ पे इजी क्वेश्चंस है थोड़े, कहाँ पे थोड़े ज़्यादा ट्रिकी, ज़्यादा माइंड लगाने वाले क्वेश्चंस आते हैं फिर? जी मैम। ये मुझे सीएसआईआर में थोड़ा ट्रिकी लगा मुझे, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह इस साल का मैंने देखा तो मुझे गेट की तुलना में ये सीएसआईआर का टफ लगा थोड़ा। ओके। और गेट में जैसे कि आपने खुद कहा कि टाइम मैनेज करना होता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हमें 3 घंटे में यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना होता है। तो टाइम कैसे मैनेज करते थे आप, कैसे आपने प्रैक्टिस की टाइम मैनेजमेंट की कि आपका पूरा जो पेपर है वो 3 घंटे में यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए? जी मैम। ऐसे क्वेश्चंस वगैरह को हम सॉल्व करते हैं। मैंने ज़्यादातर ऐसे जनरल एप्टीट्यूड वगैरह पर जैसे फ़ोकस किया, क्योंकि मेरे ऐसे ये क्वेश्चन ज़्यादा राइट होते हैं। तो पहले ए पार्ट को मैंने कवर किया, उसके बाद ये सब्जेक्ट वगैरह ऐसे मेरे एमएससी में पढ़ा हुआ था। तो आईएफएस से फिर मैंने प्रिपरेशन की, उसके नोट्स वगैरह पढ़े तो फिर अच्छा ऐसे अच्छा कर पाया मैं। और क्या अप्रोच था आपका, मतलब जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते तो किस तरीके से आप पेपर सॉल्व करते थे? क्या जैसे कोई कोई होता है कि पहले वो सोचते हैं कि हम पहले सारे टफ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर इजी क्वेश्चंस तो हम आराम से कर लेंगे, और किसी किसी का रहता है कि हम पहले इजी सॉल्व कर लेते हैं फिर टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो क्या आपको लगता है बेटर स्ट्रैटेजी है कि आपका पेपर जो है वो टाइम पे भी खत्म हो और आपके जो आंसर्स है वो भी ज़्यादा राइट आ जाए? मैम पहले इजी क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस को करने से हमें एक थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि इतने तो मेरे सही है, अब मैं आगे का थोड़ा बहुत अच्छा कर पाऊँ। तो पहले इजी क्वेश्चंस को करते हैं, तो अगर हम टफ क्वेश्चन को लेकर बैठते हैं तो उसमें हम अगर टफ क्वेश्चन 1-2 नहीं होते हैं तो थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इजी क्वेश्चन को करते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो हम एक श्योर हो जाते हैं, तो इतने मार्क्स तो हमारे बन गए, अब आगे का देखते हैं। हम्म। और आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपका गेट क्वालिफाइड हो गया, नेट का भी रिजल्ट आई एम श्योर आपका क्वालिफिकेशन होगा ही, और मैं फिर से आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ यहाँ पे। जी सो मैम। आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रहे हो? मैम पीएचडी करने का प्लान है मैम, रिसर्च में जाने का। पीएचडी आपने हाँ। सोच के रखा है कि आपको कहाँ करनी है, किस टॉपिक पे करनी है, कुछ आपने अपना पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार रखा है यहाँ पे? जी मैम। मैंने ऑपरेशन रिसर्च पर मुझे ऐसा इंटरेस्ट है, तो उसमें मैं बेहतर कर पाऊँगा। तो मैंने ऑपरेशन रिसर्च को चुना है मैम। ओके ओके। और जैसे आप ऑपरेशन रिसर्च पे करने वाले हैं, और शायद जो मैंने आपकी थोड़ी सी पहले बात की थी, तो आपको आईआईटी बॉम्बे में जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करना चाहते हो फॉर पीएचडी? जी मैम। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, क्योंकि हमारे टीचर्स भी वहीं वहीं से थे, तो पीएचडी उन्होंने वहीं से की थी। आईआईटी रुड़की से की थी हमारे 2 टीचर्स, और एक टीचर्स ने यहाँ आईआईटी कानपुर से की थी। तो फिर बताते थे सर के वहाँ पर कैसी फैसिलिटी है वगैरह, रिसर्च कैसी होती है, तो उसमें जाने का प्लान है। ओके। सो आप अब जो बच्चे देने वाले हैं एग्ज़ाम गेट का 2026 में, उन बच्चों के लिए आपके पास क्या सलाह है? क्या आप उनसे कहना चाहते हो कि कैसे वो अपनी तैयारी अभी से, अगर वो शुरू कर रहे हैं तो कैसे वो अपनी तैयारी शुरू करें, और कैसे वो एग्ज़ाम की तरफ अप्रोच क्या रखे उनका? ऐसे प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करें, नोट्स वगैरह बार-बार एक ही नोट्स को ऐसे रिवाइज़ करते रहे तो अच्छा कर पाएँगे। अगर आप यहाँ से भी पढ़ रहे हो, दूसरी जगह से भी पढ़ रहे हो, तो आप फिर वो उसमें आपके अच्छा नहीं कर पाओगे। एक ही नोट्स है, तो उसमें आप अच्छे से करें एक ही नोट्स को। ओके। और साथ ही साथ मैं आपको पूछना चाहूँगी कि जो कॉमन चीज़ें बच्चे फेस करते हैं, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो या सीएसआर नेट का एग्ज़ाम हो, स्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ी फैक्टर है जो यहाँ पे रोल प्ले करता है, आपका पूरा पेपर बिगाड़ सकता है यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेस हो गया, या आप डीमोटिवेट हो गए, या किसी भी रीज़न से। तो इससे आपने कैसे टैकल किया, कैसे आपने डील किया? क्योंकि आई एम श्योर आप पढ़ाते थे, साथ में पढ़ते थे, तो कई बार स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो जाती होगी, आपको टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाता होगा, तो स्ट्रेस आता होगा, ऐसा मुझे लगता है। सो कैसे आप फिर इस स्ट्रेस को मैनेज करते थे, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे कि नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और पेपर तो हो जाएगा? जी मैम, ऐसे मेरे पापा मुझे मोटिवेट करते रहते थे, तो मुझे ऐसे कभी स्ट्रेस का तो कुछ कभी फ़ील हुआ ही नहीं। और स्ट्रेस लेने से तो क्वेश्चन गलत ही होते हैं, क्योंकि अगर आपको आ रहा है और आप कोई भी स्ट्रेस लेते हो, तो उसमें फिर आपका जो आ रहा है वो क्वेश्चन वो भी गलत हो जाता है। हम्म। तो ऐसे मैंने स्ट्रेस कभी नहीं लिया।
ओके, थैंक यू दिलीप, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड आई एम श्योर आपके गांव वाले, आपके मम्मी पापा सब लोग बहुत खुश हो गए इस टाइम पे कि आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है, और सब वेट कर जी। रहे होंगे आपका स्वागत करने का वहाँ पे। जी मैम। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप जी। अपने अचीव कर लो अपने ड्रीम्स को, और फिर से मैं आपका पोस्ट कार्ड लेने के यहाँ पे वेट करूँगी कि हम फिर से एक बार जुड़े, और आगे की, जी। इसके आगे की आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो भी हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जी मैम। जाते जाते अगर आपको कुछ फाइनल नोट देना हो, जो जो भी बच्चे हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, जो छोटे गांव के बच्चे हैं स्पेशली, जो आप लोगों को देख के और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे हम भी ये कर सकते, तो उनके लिए कुछ नोट आपको देना हो। ऐसे कि मैम, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हार के तरकस में कोशिश का वतीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वेरी तो इसी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया मैसेज है। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे इससे प्रेरित होंगे, और जो भी उनके सपने हैं, चाहे वो आईआईटी, गेट, नेट, जो भी एग्ज़ाम्स वो दे रहे हैं, वो सब एग्ज़ाम्स वो अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, और बहुत सारे दिलीप यहाँ पे हमारे साथ आएंगे, जुड़ेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू दिलीप।